हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडीज़ का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो सेट है ये 27 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 81 है। इसके पहले दोस्तों 80 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए ताकि आप जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि एनटीपीसी में जो आपका CBT 1 में 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में जो जीएस का क्वेश्चन है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका CBT 1 क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों, रीजनिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ आप जनरल स्टडीज़ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों, इसमें ब्राउज़र नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, पांडा जो होता है ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, क्रोम जिसे गूगल क्रोम कहते हैं आप, सफारी, ये जो है दोस्तों ये इंटरनेट ब्राउज़र है। दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये किसी सेट में रिपीट कर चुका है। तो दोस्तों, ये तो याद ही रखिएगा कि कौन नहीं है, लेकिन कौन कौन है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है। तो इसमें जो सफारी है दोस्तों, गूगल क्रोम है और फायरफॉक्स है, ये इंटरनेट ब्राउज़र है। दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे इंटरनेट ब्राउज़र की बात आई है तो याद रखिएगा कि वेब ब्राउज़र का जनक भी आपसे पूछता है कि वेब जो ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र, इसका जनक कौन है। तो दोस्तों, वेब ब्राउज़र का जनक जो माना जाता है, टिम वर्नर्स-ली को माना जाता है। टिम वर्नर्स-ली, टिम वर्नर्स-ली ने 1991 में 1991 में इसकी खोज किया था। और दोस्तों, यही वेब ब्राउज़र जो होता है, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं ईमेल आईडी आपका, तो www जो आप ये लिखते हैं ये इसी के माध्यम से आ गई। तो इसकी भी खोज किसने किया था, इसका जनक क्या किसको माना जाता है, www का, यही टिम बर्नर्स-ली को ही। तो इतना इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टार्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो इसमें जो दर्पण होता है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो टार्च आप यूज करते हैं, जो सर्च लाइट होती है वो, और वाहनों की जो हेडलाइटें होती हैं दोस्तों, इसमें जो लगा होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो जिससे आपके दांत के अंदर देखते हैं, मुंह के अंदर, वो भी जो होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो आँख के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, नाक के जो डॉक्टर होते हैं, ये सब जितने लोग होते हैं दोस्तों, ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग करके अंदर देखते हैं। और ये जितने भी मैंने बताया एग्जाम्पल, सब किसी न किसी रूप में आपसे पूछे गए हैं, तो इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ये प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो नाम था SLV-3 था। इसका SLV-3 था। दोस्तों, SLV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है तो इसको भी याद रखिएगा। इसका होता है, S से होता है सैटेलाइट, L से होता है लॉन्च, V से होता है व्हीकल, यानी कि ये उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका यही फुल फॉर्म होता है हिंदी में। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो आपका जो भी प्रक्षेपण यान होते हैं, इनको 4 पीढ़ियों में बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के अंतर्गत जो आते हैं उसको SLV कहा जाता है, और द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों उसको ASLV कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं ये PSLV होता है, और जो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, चौथे पीढ़ी के अंतर्गत, यही आपका GSLV होता है। तो दोस्तों, इसमें खासकर तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी को याद रखिएगा, जो वर्तमान में यूज किए जाते हैं।
कि तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत PSLV जो है वो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है और GSLV जो होता है वो चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और दोस्तों मैं क्वेश्चन भी बता दूं इसमें किस तरह से बनता है। दे देगा कि PSLV जो प्रक्षेपण यान है ये किस पीढ़ी का है, तो ये तीसरी पीढ़ी का। इसी तरह से दे देगा कि GSLV जो प्रक्षेपण यान है ये रॉकेट जो है ये किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो ये चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो दोस्तों जो आपका होता है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है और ये भी आपके NTPC का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर से ही क्वेश्चन केवल नहीं पूछता है, ये साइंस टेक्नोलॉजी से भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो जितने भी इस तरह के हैं जैसे नाभिकीय हथियारों के बारे में, रॉकेटों के बारे में, जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं ये सब तैयार रखिएगा, ये करंट से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला दोस्तों चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है, तो दोस्तों चांदी जो होती है वो गंधक यानी गंधक को दोस्तों सल्फर बोलते हैं। सल्फर जो होता है इसको सामान्य भाषा में गंधक ही कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह यस होता है। इसके अभिक्रिया करके ये काली पड़ जाती है और ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, तो दोस्तों लड़की के जन्म के कारक जो होंगे वो गुणसूत्र होंगे XX। दोस्तों याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन गुणसूत्र के बारे में है तो पूछा जाता है कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से ये भी पूछता है कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो दोस्तों लिंग गुणसूत्र X और Y को माना जाता है। X जो होता है ये लड़की के लिए होता है, Y जो होता है ये लड़के के लिए होता है। तो दोस्तों इसमें याद रखिए ये पूछ रहा है लड़की का, तो जहाँ पे X हो जाएंगे ये लड़की होगी और यहाँ पे ये जो XY दिया हुआ है ये लड़का होगा। यानी कि Y गुणसूत्र यानी कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है Y गुणसूत्र यही प्रभावी होता है। अगर ये प्रभावी हो गया तो लड़का होगा, अगर X गुणसूत्र प्रभावी हो गया तो लड़की होगी। तो इसको याद रखिएगा, अगर X है तो लड़की होगी, XY गुणसूत्र है तो लड़का होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, दोस्तों ये पूछ रहा आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों ये फ्लैश ड्राइव जो होती है ये आंतरिक हिस्सा नहीं होता है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे दोस्तों अगर फ्लैश ड्राइव की बात न करके हम पेन ड्राइव की ही बात कर दें जो आप यूज करते हैं, तो पेन ड्राइव भी हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है। तो और बाकी रैम जो हो गया, मदरबोर्ड हो गई, वीडियो कार्ड हो गया, ये सब जितने होते हैं दोस्तों ये आंतरिक हिस्सा हैं, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान प्रथम को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, तो दोस्तों किससे प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को, आपसे यही पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इसे भी पूछता है कि ये चंद्रयान फर्स्ट जो था ये मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था, ये इतना याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद जो है मंगल ये चंद्रयान द्वितीय वाला जो मिशन है ये किससे प्रक्षेपित किया जाएगा ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये जो दूसरा वाला है इसको GSLV यम के थर्ड के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये चंद्रयान के साथ साथ मंगलयान भी आपसे पूछा जाता है। जो मंगलयान जो है ये कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये दोस्तों
5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। और किस रॉकेट से ये प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों ये PSLV C-25 से, PSLV C-25 यानी 25 PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था ये मंगलयान, और 5 नवंबर 2013 को। तो इतना आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं दोस्तों। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि तांबे का कौन सा अयस्क है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मैलाकाइट जो होता है ये तांबे का अयस्क है, और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि मैलाकाइट के अलावा जो है आपसे और भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा है। तो दोस्तों एक अच्छे से याद रखिएगा, एक होता है क्यूपराइट। ये जो क्यूपराइट होता है दोस्तों, ये भी आपका तांबे का अयस्क होता है, और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो दिया गया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों जो है दोस्तों, ये लोहा, फेरस यानी लोहे का अयस्क होता है, और ये भी दोनों कई बार पूछे गए हैं। तो तांबे का दो हो गए, मैलाकाइट और क्यूपराइट, ये तांबे के अयस्क हो गए। और इसी तरह से दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होंगे ये लोहे के अयस्क हो गए। और अयस्कों के बारे में आपसे NTPC या रेलवे के किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, तो इसको तैयार रखिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, तो दक्षिणी यमुनोत्री जो है दोस्तों ये नहीं है। बाकी दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब जो है दोस्तों ये अंटार्कटिका जो आपका है वहाँ पे अनुसंधान केंद्र है ये। और दोस्तों इनके बारे में अगर डिटेल्स आपको देखना है तो इसके पिछले वाले किसी सेट में मैंने पूरा डिटेल्स बताया कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती ये कब स्थापित किए गए थे और कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है और किस किस यूज में ये किए जा रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिणी गंगोत्री इस समय बंद हो चुकी है और ये केवल स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी भारती जो है दोस्तों ये मैत्री और भारती जो है ये चल रहे हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, E300 का सामान्य नाम बताएं। तो दोस्तों E300 का सामान्य नाम जो होता है ये विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी को E300 के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो दिया गया है इसमें E दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये विटामिन E है, तो कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया E300, तो हो सकता है कि यहाँ ऑप्शन में बना देगा विटामिन ई, तो आप ज़्यादातर लोग इसी को मान लेंगे विटामिन, लेकिन ये विटामिन ई का सामान्य नाम नहीं है, ये विटामिन सी का सामान्य नाम है। अब दोस्तों विटामिन के बारे में आया है तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि विटामिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला तो यही जान लीजिए कि ये जो विटामिन शब्द है, ये जो विटामिन शब्द है, इस विटामिन शब्द को किसने दिया था? तो उनका नाम था दोस्तों फंक। फंक ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द के आविष्कारक जो हैं जनक किसे माना जाता है? तो फंक को माना जाता है। और दोस्तों कहीं कहीं ये भी दे देता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने किया था, जो कि गलत होता है। फंक जो थे ये विटामिन शब्द दिए थे। और दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए और बी, जो विटामिन ए है और विटामिन बी, इसकी खोज किसने किया था? तो उनका नाम था मैकुलन। उनका नाम था मैकुलन। और दोस्तों मैकुलन के साथ इसी तरह से पूछता है कि विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो उनका नाम था दोस्तों जेम्स लिंड, उनका नाम था जेम्स लिंड। तो दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा, विटामिन ए और बी का आविष्कार जो खोज किया था मैकुलन ने किया था, विटामिन सी का जो खोज किया था जेम्स लिंड ने किया था, और फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। और इसके बाद दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। और दोस्तों ये भी पूछता है फिर इसके बाद कि विटामिन बी जो होता है इसको किस नाम से? तो दोस्तों विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि विटामिन बी अकेले नहीं, जैसे विटामिन B1 होता है,
विटामिन B2 होता है, फिर विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, फिर विटामिन B7, B9, फिर B12 होता है, 12 होता है। इनका अलग अलग नाम, जैसे विटामिन B1 का नाम जो है दोस्तों थायमिन होता है दोस्तों, इसी तरह से विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन होता है। तो इनका अलग अलग नाम होता है। और दोस्तों इसी तरह से पूछता है विटामिन सी का, तो विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दोस्तों आपसे ये पूछता है कि विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों ये मेरा सही से ये चल नहीं रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। इतना आप यहाँ पे जान लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को दोस्तों टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। टोकोफेरॉल। और दोस्तों इसी तरह से पूछता है विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फिलोक्यूनिन के नाम से जाना जाता है। फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। और दोस्तों जब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा हर सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, तो वहाँ पे विटामिन जब टॉपिक आएगा तो उसके बारे में डिटेल्स, इनसे होने वाले कौन से रोग होते हैं, जैसे विटामिन डी कितने प्रकार का होता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताऊँगा। अगर यहाँ पे बताने लगूँगा दोस्तों तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आगे हम देखेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो दोस्तों इसे जाना जाने लगा था द ट्रीटी ऑफ द maastricht जो संधि थी, इसी संधि के तहत जो 1992 में हुई थी। और दोस्तों इस यूरोपीय आयोग के बारे में, यूरोपीय समुदाय के बारे में यानी यूरोपीय यूनियन के बारे में मैंने एक बार डिटेल्स कहीं बताया हुआ है, तो इसको जाकर के देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर में ही है। तो दोस्तों जान लीजिए कि 1992 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है आपसे कि यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? तो टोटल वर्तमान में 27 देश हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो इनके द्वारा जो मुद्रा यूरो अपनाई जाती है, ये कितने देशों द्वारा अपनाई गई है? तो टोटल 19 देश हैं। दोस्तों याद रखिए, टोटल इसके संगठन में यूरोपीय यूनियन में तो 27 देश हैं, लेकिन यूरो मुद्रा केवल 19 देश ने ही अपनाया है। इन्हीं 19 देशों में चलता है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि यूरोपीय यूनियन का जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों ये वियना में है। अगला दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है वो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार, तो ये मार्ले मिंटो सुधार जो था, इसी के तहत दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है आपसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किसके लिए अलग से की गई थी? तो जो मुस्लिम समुदाय थे दोस्तों, उन्हीं के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और किसके तहत की गई थी? तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसी के तहत की गई थी। अगला दोस्तों, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर को मनाने के लिए किसान कल्याण मंत्रालय ने निश्चित किया है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछता है, इसमें जो 8 मार्च दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को दोस्तों आपको पता होगा कुछ लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और आपके वनडे में ये अक्सर पूछते रहता है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भाग 4 का जो अनुच्छेद 43 बी है वो आपका सहकारी समितियों से संबंधित है।
सहकारी समितियों से। और दोस्तों ये भी पूछता है कि भाग 4 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों से ये संबंधित है, जो कि आपके संविधान में जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है। अगला दोस्तों 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूरेंट ने किस संगठन का गठन किया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। ये दोस्तों ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है इसी संगठन की स्थापना इन्होंने किया था, हेनरी ड्यूरेंट ने। 1901 में इन्हें को प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और दोस्तों इसको घुमा करके पूछ लेगा कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। और इसी के कारण इसे 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों याद रखिएगा कि रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला दोस्तों पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जो है ये दोस्तों आपका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित है। अगला दोस्तों आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप कमेंट में बता दीजिए जल्दी से कि कौन है सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है ये अमेजन है। और दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। और सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो वो अमेजन का है। ये कई बार मैंने बताया है दोस्तों, और ये पेट क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस वर्ष में लागू किया था, तो 1793 में। किस जगह पे लागू किया था, तो बंगाल में। इतने फैक्ट आप इसके बारे में तैयार रखिएगा दोस्तों इसी क्वेश्चन से, और ये कई बार पूछा गया, आगे पूछ भी लेगा। और दोस्तों इसमें जो लॉर्ड डलहौजी है, इसी डलहौजी की नीति को हड़प की नीति कहा जाता है। हड़प नीति जो थी ये डलहौजी की थी। अगला दोस्तों इनमें से कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों शुरू किया गया था वो किस कारण से शुरू किया गया था। ये तो दोस्तों दांडी यात्रा जो हुई थी, यही दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने से पहले गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किया था, इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था। तो ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था, 1930 में। और दोस्तों ये भी पूछता है कि कहाँ से इन्होंने शुरू किया था। तो गांधी जी का जो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, तो साबरमती जो आश्रम है यहाँ से शुरू किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी में, दांडी ये दोस्तों ये भी गुजरात में है, गुजरात में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। दोस्तों इसको गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसी के बाद से 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों ये इसमें ये भी पूछता है आपसे कि कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। तो टोटल इसमें 78 अनुयायी थे। टोटल जो इनके साथ जाने वाले लोग थे उनकी संख्या थी दोस्तों 78। और दोस्तों ये भी पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ में कितने लोगों ने
इनके साथ मतलब पैदल यात्रा वहाँ तक किया था, तो वही 78 लोगों ने पैदल यात्रा किया था। और दोस्तों इसमें जो कुछ घटनाएं दी गई इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये चौरी चौरा घटना जो हुई थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। आपसे पूछता है कि चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी, ये भी पूछता है कि ये चौरी चौरा है कहाँ पे, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, गोरखपुर जिले में है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पे, भगत सिंह की फांसी, तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी दोस्तों, ये भी आपसे पूछता है। तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी लाहौर जेल में। ये भी पूछता है किस जेल में, तो लाहौर जेल में। कितने लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931। इसीलिए 23 मार्च को हमारे वहाँ भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये आते रहते हैं। अगला दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो दोस्तों पहला जो चीनी नागरिक था जो जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे लियू सियाओबो, लियू सियाओबो। और दोस्तों ये जीके के तौर पे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, तो किस भगवान के कथा का चित्रण इसमें किया जाता है, तो दोस्तों ये कृष्ण भगवान, याद रखिएगा। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें कृष्ण भगवान की कथा जो होती है उसी कथा पे नृत्य किया जाता है। और ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। अगला दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों तत्व निर्देशक तत्व इसमें नहीं है, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, बाकी ग्राम पंचायतों का संवर्धन ये भी है, समान नागरिक संहिता दोस्तों ये भी है, मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध दोस्तों ये भी है। और दोस्तों इसमें जो 2 दिया गया है ग्राम पंचायतों का संवर्धन, ये इंपॉर्टेंट और ये पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। और दोस्तों ये जो समान नागरिक संहिता है ये भी आपसे पूछता है कि ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला देश जो अभी 2024 में लागू किया है वो है दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है पहला राज्य बना है जो विधि बना करके समान नागरिक संहिता लागू किया है। दोस्तों इसके पहले गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये जो समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है ये पुर्तगालियों ने लागू किया था, पुर्तगाल के अधीन था गोवा, तो पुर्तगालियों ने जो लागू किया था समान नागरिक संहिता वो था, भारत सरकार ने इसको लागू नहीं किया था। भारत सरकार ने नहीं, बाकी गोवा सरकार ने लागू नहीं किया था। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है और 2024 में की ये घटना है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उसके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा सही, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO होता है इसका जो दोस्तों है ये सही नहीं है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये जेनेवा में है, और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि आपसे पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। और दोस्तों 7 अप्रैल को ही इसलिए मैंने बताया 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी 7 अप्रैल को 1948 को WHO की स्थापना होने के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य
दिवस, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। खासकर जब से कोरोना की महामारी आई थी तब से WHO काफ़ी पॉपुलर हो गया है और इसके बारे में अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आपके रेलवे एसएससी में पूछते रहता है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये हेग में है। और ये कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे है, हेग में है। और हेग कहाँ है दोस्तों, ये नीदरलैंड देश में है, नीदरलैंड में है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है, नीदरलैंड में। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसके मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना में। और ये वियना कहाँ पे है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये चर्चिल के बारे में है। और दोस्तों एक बार पूछ लिया था कि विंस्टन चर्चिल किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला दोस्तों, देश और उसकी राजधानी को इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन से किस देश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक जो है, ये कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं होता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान की जो राजधानी होती है वर्तमान में इसका नाम हो गया है नूर सुल्तान। और दोस्तों ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। पहले इसकी राजधानी थी दोस्तों अस्ताना, अस्ताना पहले इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में बदल के इसका नाम रख दिया गया नूर सुल्तान। और दोस्तों ये जो बिश्केक है, ये किस देश की राजधानी है, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान जो होता है दोस्तों, इसकी राजधानी है बिश्केक। और कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में नूर सुल्तान है, जो पहले अस्ताना थी। तो इतना याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, बहामा की राजधानी नासाउ होता है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली होता है, और बेल्जियम का ब्रुसेल्स। क्योंकि आपसे राजधानियों के बारे में पूछता है, तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सभी को रट्टा मारने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। दोस्तों ये बताना है कि ये जो ताप विद्युत संयंत्र हैं ये सुमेलित हैं कि नहीं, जहाँ पे हैं ये, उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो तलचर वाला दे रहा है ये असम में नहीं है। तलचर वाला जो ताप विद्युत संयंत्र है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में। तो इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, पनकी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, नवेली जो है तमिलनाडु में। खासकर ये दोस्तों नवेली को याद रखिएगा, ये नवेली कई बार पूछा गया है कि नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री योजना का जो उद्देश्य है, ये जो गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा। दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये कब शुरू की गई थी, तो ये 2015 में शुरू की गई थी। और इसके तहत जो लोन दिया जाता है दोस्तों, उसके 3 भाग हैं। एक शिशु होता है, एक शिशु लोन होता है, एक जो होता है किशोर लोन होता है, और तीसरा जो होता है दोस्तों ये तरुण होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है किसमें कितना दिया जाता है। किशोर के अंतर्गत दोस्तों 50,000 रुपये दिया जाता है। कितना, 50,000। और दोस्तों यही किशोर के अंतर्गत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक दिया जाता है। और दोस्तों तरुण वाले का 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि एक बार सिंगल आपके एनटीपीसी में पूछ लिया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन कितना दिया जाता है, तो 50,000 याद रखिएगा। अगला दोस्तों, उर्दू को किस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों उर्दू को जो होता है इसको
लश्करी जबान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उर्दू जो भाषा होती है सबसे दोस्तों एक सम्मानित भाषा इसको कह सकते हैं दोस्तों, एक लज्जत वाली भाषा होती है ये उर्दू जो होती है, इसलिए इसे लश्करी जबान कहा जाता है। दोस्तों फारसी मत लगा देना, यहाँ पे आंसर दिया गया है। फारसी जो होती है ये लिपि होती है और उर्दू जो है दोस्तों ये भाषा होती है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, उर्दू जो होती है इसको कहा जाता है लश्करी जबान। अगला दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन थे, के कस्तूरी रंगन थे। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों ताजमहल की सजावट के लिए ये पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसके कई क्वेश्चन बनते हैं कि ये पिट्रा ड्यूरा शैली जो होती है, पिट्रा ड्यूरा शैली जो होती है ये होती क्या है दोस्तों जान लीजिए। जैसे दोस्तों आप देखेंगे जो फर्श होता है, कोई भी इमारत बनती है तो उसका जो फर्श होता है, फर्श में जो संगमरमर लगते हैं उन्हीं के बीच बीच में कीमती पत्थर लगाए जाते हैं, इसी को पिट्रा ड्यूरा शैली बोला जाता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किसने शुरू किया था या किसे इसका जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसको जनक जो माना जाता है नूरजहां को माना जाता है। नूरजहां, वही नूरजहां दोस्तों जो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां को माना जाता है। नूरजहां ने ही अपने पिता का जो मकबरा बनवाया था दोस्तों, जिसका नाम था एतमाद-दौला, एतमाद-दौला, उसके पिता का नाम था एतमाद-दौला नूरजहां के। इन्हीं की जब मृत्यु हो गई थी तो उसने क्या इन्हीं का मकबरा बनवाया था आगरा में, और इसी आगरा के मकबरा में पहली बार पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन और बनता है कि पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग प्रथम पहली बार कहाँ किया गया था? तो एतमाद-दौला का जो मकबरा है आगरा में जो स्थित है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था, उसमें किया गया था। और नूरजहां ही इसकी जन्मदाता मानी जाती है, ये जो पिट्रा ड्यूरा शैली है। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों तो इसमें जो गोमती है दोस्तों, ये जो है आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी दोस्तों सिंधु नदी के बारे में पूछा है तो ये जान लीजिए कि ब्यास, चीनाब, रावी ये जो है इसकी सहायक नदियाँ। इसी तरह से दोस्तों जो झेलम नदी होती है, झेलम ये भी है। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज, ये जो नदियां हैं दोस्तों ये आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये के बारे में कई बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे अच्छा जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। और दोस्तों काली मिट्टी के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर। और दोस्तों इसी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास मिट्टी इसलिए कह दिया जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। इतना फैक्ट इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? तो दोस्तों संवाद कौमुदी जो अखबार था इसकी शुरुआत किया था राजा राममोहन राय ने। और दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में आपसे कई चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको अभी यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी। इसके अलावा एक था दोस्तों मिरातुल अखबार, मिरातुल, दोस्तों याद रखिएगा इसको, ये कई बार पूछा गया है। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये जो मिरातुल अखबार था दोस्तों ये फारसी में था। याद रखिएगा किस में था? ये फारसी में। इसको भी राजा राममोहन राय ने निकाला था। एक था दोस्तों ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन जो था दोस्तों ये अंग्रेजी में निकलता था, इसको भी निकाला था इन्होंने राजा राममोहन राय ने। और दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में ये तीनों किताबें याद रखिएगा, आपके वनडे में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा राजा राममोहन राय के बारे में
कि इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राममोहन राय ने किया था। इन्हें आधुनिक युग का दोस्तों, इन्हें आधुनिक युग का जन्मदाता भी माना जाता है और आधुनिक ये पुनर्जागरण के भी जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय के बारे में। दोस्तों एक्चुअली मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जा रहा है। दूसरा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके पहले जब प्रैक्टिस सेट मैं NTPC का कराऊँगा तो वहाँ पर जब राजा राममोहन राय के बारे में ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे डिटेल्स इनके बारे में बता दूंगा जितने भी फैक्ट हैं। तो देखते, ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो दोस्तों पहला तो यही जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये गांधी जी ने कोई सम्मान इस दौरान नहीं लौटाया था। और गांधी जी ने जो दोस्तों ये जो था इनका, ये यहाँ पे गांधी जी की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ पे गांधी जी के अलावा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में माना जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड, इसको लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। और दोस्तों ये याद रखिए, गांधी जी को जो कैसरे हिंद की उपाधि, गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो गांधी जी को कैसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी, उन्होंने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, तब लौटाया था। असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था उस दौरान लौटाया था। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गड़बड़ हो गया है। तो और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये किस वर्ष हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल वो डायर ने दोस्तों गोलियां चलवा दी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है? तो दोस्तों वित्तीय समावेशन का जो विवरण हो सकता है इसमें कि निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों यही होगा इसका आंसर। लेकिन वित्तीय समावेशन को दोस्तों आप अर्थशास्त्र के हिसाब से समझेंगे तो वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का, भारत के जितने व्यक्ति हैं सबकी पहुंच जो है वित्तीय क्षेत्र तक होना। वित्तीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि बैंक तक, जो हमारे बैंक हैं, जितने भी इस तरह के वित्तीय क्षेत्र के काम करते हैं वहाँ सारे सभी नागरिकों की पहुँच, इसी को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। और दोस्तों ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये आपका प्रीवियस सेट लगभग ख़त्म होने वाला है, 4-5 सेट और बचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है, उसको जा करके देख लीजिएगा। इसी तरह से आपका जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है NTPC वाला या और भी एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन दूंगा 30 क्वेश्चन नियर अबाउट होंगे दोस्तों, तो इनका इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। अगर जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे फैक्ट आपको एक्सप्लेन करके दिए जाएंगे ताकि ये क्वेश्चन के साथ साथ आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप केवल वीडियो देख लेंगे और थोड़ा सा कोई लूसेंट जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ने के लिए GK का इस्तेमाल करते हैं कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।